हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। सोने से पहले उत्तराखंड के डोज की आज हम बात करेंगे। पार्ट है उसका 33। देखिए, जिसका हम बोलते हैं कि डेली नाइट टेस्ट सीरीज। तो इससे पहले 34 भाग आ चुके थे। जिसने नहीं देखा वो देख लें। कल यह भाग नहीं आया था। इसके बदले मैंने आपको वहाँ पर एक 2012 का एक पेपर सॉल्व करवाया था। जिसने अभी तक वो नहीं देखा उसको देख लें। और इसके साथ साथ यहाँ पर कवि परिचय चल रहा है। तो वहाँ पर डेली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक या दो तो आपको कवि परिचय में करा ही दूँ। तो जिसने अभी तक वो नहीं देखे हैं उसको देख लें। बाकी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप एक बार जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। जो यहाँ पर मैं अभी ये बात करता हूँ ना, जो नाइट टेस्ट सीरीज की, वहाँ पर आपको मैं इसकी जो ये पीडीएफ है वहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ। तो इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। क्या सर्च है हमारा उत्तराखंड समाधान टेलीग्राम पर, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के पार्ट 34 को। जब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि किस राजवंश के राजाओं को मनुष्यों का राजा कहा माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह तो है हमारा कौन सा, बी, चंद राजवंश। अभी क्या है भाई, देखिए तो आप व्याख्या कर लेते हैं कि देखिए, जो मनुष्यों का राजा कहा गया है या उपाधि दी गई है वो हमारे चंद वंश को दी गई है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है कि जो बोलंदा बद्रीनाथ हम बोलते हैं ना, बोलंदा बद्रीश या बोलंदा बद्रीनाथ के नाम से हम जानते हैं दोस्तों पवार राजवंश को। और इसके साथ साथ हम देव राजा के नाम से जानते हैं श्रीनगर के पवार वंश को। अंतर क्या, देखिए अंतर इतना है, जिन्होंने भी टिहरी पर शासन किया, स्पेशल रूप से या महत्वपूर्ण रूप से जिन्होंने टिहरी पर शासन किया, उसको हम दोस्तों उपाधि देते हैं बोलंदा बदरीश की। और जिन्होंने श्रीनगर पर अधिकार किया था, जिनका शासन श्रीनगर तक रहा था, उनको हम बोलते हैं क्या, देव राजा। लेकिन हम एक ही चीज़ जानते हैं कि भाई टिहरी के जो पवार वंश के जो राजा हैं या पवार वंश के राजा हैं उनको हम बोलंदा बदरीश बोलते हैं। बस आप दोनों में अंतर ये जान लेना। और आपको एक और पता होगा कि जो गढ़वाल में या कुमाऊं में गोरखों का शासन रहा था, उसको हम गोरखियानी या गोरखियाली के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों आपको दोनों चीज़ जाननी है कि संपूर्ण उत्तराखंड में तो गोरखियाली या गोरखियानी के नाम से जानते हैं। और अब थोड़ा अलग अलग जब करेंगे ना उसको, तो यहाँ पर अंतर बस इतना ही है, गढ़वाल में गोरखियानी और कुमाऊं में गारख्योल के नाम से उसको हम जानते हैं। तो दो के दो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लें। अब तीसरा प्रश्न दोस्तों कि नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट्स ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है हमारी। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है सी, गंगा दत्त उप्रेती की। देखिए इससे पहले भी गंगा दत्त उप्रेती के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों एक इसको अभी यहीं पर ही आप थोड़ा सा वीडियो रोक के मैं आपको एक बात बताऊँगा। इससे पहले एक मैंने वीडियो में आपको शायद कुमाऊं का जो चौथा अधिवेशन हुआ था, मैंने आपको चौथा नहीं बोल के उसको पांचवा बोल दिया था, वो था काशीपुर का। लेकिन जो काशीपुर का हमारा अधिवेशन था वो हमारा कौन सा, हमारा चौथा अधिवेशन था। ठीक, पहली गलती ये थी एक वीडियो में। और दूसरी गलती एक ये थी कि मैंने एक बार हैप्पी क्लब आपको बताया, तो मैंने हैप्पी क्लब वहाँ पर मैंने आपको काशीपुर बोल दिया था। तो हैप्पी क्लब जो थी दोस्तों वो अल्मोड़ा से संबंधित है और जिसकी स्थापना 1903 में हुई थी। ये दो प्रश्नों को आप थोड़ा सही कर लें, क्योंकि थोड़ा सा गलती कभी कभी हो जाती, थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो आप बात करेंगे कौन सा, हम इस रचना पर, नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट्स। तो देखिए गंगा दत्त उप्रेती द्वारा नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट्स ऑफ द गढ़वाल एक रचना होती है, जिसमें दोस्तों हम वर्णन करेंगे, हम जो बोलते हैं ना गढ़वाल में ब्राह्मण करके, उन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक थे वो हमारे गंगा दत्त उप्रेती जी ही थे। देखिए शायद कल कल तो नहीं, परसों या नरसों की वीडियो में आपको उसको मैं बता चुका था। उसके बाद बात करते हैं कि जो गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण है ना, या ब्राह्मण है, सॉरी सरोला नहीं, जो ब्राह्मण है उनको तीन वर्गों में बांटा गया है। वह तीन हमारे वर्ग कौन कौन से हैं, देखिए एक है सरोला ब्राह्मण, और दूसरा है गंगाड़ी ब्राह्मण, और तीसरा है नाना गोत्री ब्राह्मण। अब अंतर जाने की क्या ब्राह्मणों का वर्णन है, जो स्पेशल रूप से जो गंगादत्त उप्रेती जी ने जो वर्णन दिया है वो हमारे गंगाड़ी ब्राह्मण के बारे में वर्णन दिया है। देखिए सरोला ब्राह्मण आपको पता है कि अजयपाल द्वारा कि सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा एक मतभेद था वो क्या था हमारा, कि किसी के द्वारा भात पकाए जाने पर, भात न खाने पर, तो इसीलिए हमारे सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति होती है। इसमें जो सरोला ब्राह्मण द्वारा जो बनाया गया भात था वो तो सब लोग खाते थे, लेकिन जो अगर सरोला ब्राह्मण को भात खाना होगा तो वो सिर्फ सरोला ब्राह्मण के हाथ से खाते थे।
और दूसरा है उसमें कौन सा हमारा गंगाड़ी ब्राह्मण। देखिए गंगाड़ी ब्राह्मण वो हैं जो, देखिए हम गंग का मतलब है कि गाढ़, हम बोलते हैं ना कि भाई कुमाऊनी गढ़वाली में छोटी छोटी नदियों को हम गाढ़ बोलते हैं, तो गाढ़ से मतलब वो है कि गंगाड़ी जो ब्राह्मण थे और नदी घाटों में निवास करते थे। ठीक, पहली बात तो यह है। लेकिन जो गंगाड़ी ब्राह्मण द्वारा जो खाना बनाया, सॉरी भात स्पेशल रूप से बनाया जाता था, उसको इनके देखिए गंगाड़ी में क्या होता था ना, इनके रिश्तेदारों तक और इनका पूरा परिवार खाता था। ठीक, इनके रिश्तेदारों में इनका आपस में चल जाता है, भाई रिश्तेदार बनाएंगे तो गंगाड़ी ब्राह्मण खा देंगे, लेकिन अन्यथा बाहर नहीं, सिर्फ रिश्तेदार और परिवार तक। लेकिन सरोला में ऐसा नहीं था, सरोला में सिर्फ सरोला ही और आपस में सरोला का ही चलता था। ठीक, और गंगाड़ी में उनके रिश्तेदार तक यह बात चल जाती थी। लेकिन अगला है कौन सा, नाना गोत्री ब्राह्मण। देखिए नाना गोत्री से मतलब क्या है, नाना प्रकार से, नाना प्रकार से मतलब भाई हर कोई ब्राह्मण इसमें अपना इनका जो भात वगैरह था सब चलता था। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि राज्य की वह कौन सी जनजाति है जिसे सोने की चिड़िया कहने का श्रेय जाता है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण हमारी जनजाति है उत्तराखंड की, वह है दोस्तों हमारी कौन सी, बी, भोटिया जनजाति। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भोटिया जनजाति पे क्या है। देखिए भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलाने का जो श्रेय है वह हमारे भोटिया जनजाति को जाता है, क्योंकि दोस्तों कहने का मतलब है ना, एक काफ़ी प्राचीन हमारी जनजाति है भोटिया, और उसके बाद ये कभी तिब्बत के साथ सोने का व्यापार किया करती थी, तो शायद इसीलिए उसको ऐसा यह श्रेय जाता है। और कुछ बात कर लेते हैं कि जहाँ पर सोने की बात आती है तो कुछ सोने से बने आभूषण वगैरह कुछ बात कर लेते हैं कि भूटांतिक क्षेत्र में जो आभूषण होते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों उनको हम बोलते हैं सालीपुली। बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने एक वीडियो बना रखी है उत्तराखंड के आभूषणों पर, तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वह ज़रूर देख ले, क्योंकि आपको वहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो सिर पर जो आभूषण किए जाते हैं ना भोटिया जनजाति में, जो भोटिया जनजाति में जो सिर पर धारण करने वाले आभूषण होते हैं उनको हम बोलते हैं बीरावली या छाकरी वाली या पतीली वाली। बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग नोट कर लें। अब दोस्तों एक और छोटा सा प्रश्न यहाँ पर और है कि जोहारी समाज में, आपको पता है कि जोहार जोहार किसके लिए, जोहार घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, हमारे भोटिया जनजाति के लिए है, लेकिन वहाँ पर भोटिया को जोहारी बोला जाता है, ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। हालांकि भोटिया जनजाति पर कल मैं एक और इसी में प्रश्न लेके आऊँगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वो होगा, तो वीडियो जरूर देखें। तो बात करें कि जोहारी समाज में जो विवाह को बोलते हैं वह अंचल विवाह या सरोल विवाह के नाम से जानते हैं। दो के दो बहुत महत्वपूर्ण विवाह है हमारे। और अब एक और जान लेते हैं कि भोटिया समूह में जो हम जो भोटिया के समूह को ना, पूरे समूह को स्थानीय भाषा में दोस्तों वो बोलते हैं कुंच बोलते हैं। तो इसको तो आप नोट कर ही लें, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार थारू के समूह को पूछा गया था ना संघ करके, तो भाई इसीलिए भोटिया के समूह को पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि भोटिया जनजाति में जो व्यापार को जो बढ़ाने का प्रयास किया था वह हमारे बाज बहादुर चंद ने किया था। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है बाज बहादुर चंद, और बाज बहादुर चंद के द्वारा ही हमारे भोटिया पर बहुत ज़्यादा कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, क्योंकि भाई इसी ने तो व्यापार को बढ़ाया था ना भोटिया का, तो भाई उसका तो श्रेय जाता ही है उसको टैक्स लगाने का, तो इसीलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसका, बाज बहादुर चंद का। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कि अगला प्रश्न है कि जसपुर के जसपुर में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है हमारा सी, 1850 में। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए व्याख्या जब करते हैं ना, जसपुर में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1850 में होती है, और कहीं पर आपको 1850 में देखिए 1856 मिल सकता है, लेकिन किताबों में 1850 ही दिया हुआ है, तो आप लोग इसी पर ध्यान दें। ठीक, लेकिन मैंने आपको दे दिया भाई, कभी ऐसा नहीं तो ऐसा आ सकता है ना। अब बात है कि देखिए कि अकबर के ज़माने में जो हमारे जसपुर का नाम था वह था हमारा सहजगीर। बहुत महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों कि अकबर के ज़माने में हम जसपुर को क्या बोलते थे, तो सहजगीर बोलते थे। और जो प्राचीन नाम है हमारे जसपुर के वह है शाहजाफर सहजगीर कीर्तिनगर। अब देखिए कीर्तिनगर तो भाई गढ़वाल में है दोस्तों। ऐसा हुआ जब कीर्तिचंद द्वारा यहाँ पर एक किले की स्थापना की जाती है, तभी हमें हमें यह देखने को मिलता है कि इसका नाम एक कीर्तिनगर भी मिलता है, और एक इसका नाम होता है यशपुर। अब थोड़ा सा जानते हैं कि जसपुर नाम, देखिए जसपुर नाम है ना वह चंदवंशी एक राजमंत्री थे, चंदवंश में राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था जसोधन। लेकिन कहीं पर उनका जो पूरा नाम मिलता है हमें वो मिलता है जसोधर सिंह अधिकारी। लेकिन बहुत सारे मतभेद हैं, बस आपको तो भाई इतना जानना है कि जो जसपुर का नाम पड़ा है वो जसोधन के नाम पर पड़ा है। हालांकि मैंने तो आपको यहाँ पर ये भी दे रखा है ना कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जसपुर की स्थापना किसके नाम पर हुई थी, तो वहाँ पर यशोधर जोशी लिखा हुआ। बताओ कितना अंतर हो गया, कहाँ ये ब्राह्मण कहाँ ये ठाकुर, तो धरती आसमान का तो अंतर एक बार के लिए हो ही गया ना। पहले के समाज को देखते हुए बात कर रहा हूँ।
ठीक। और एक प्रसिद्ध हमारा मेला लगता है हमारे कहाँ पर, जसपुर में, वो है दोस्तों विराट मेला। तो विराट के नाम से आप, विराट कोहली के नाम से आप याद कर सकते हैं कि विराट कोहली जम के रन बनाता है, तो कौन सा हमारा विराट मेला कहाँ लगता है, तो जसपुर में लगता है। आप लोग ऐसे याद कर लें। पांचवा प्रश्न है कि पिथौरागढ़ के पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कि पिथौरागढ़ के पहाड़ी भाग को, तो दोस्तों जो पहाड़ी भाग को बोलते हैं हम, वो बोलते हैं क्या, ए सौर क्षेत्र। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए व्याख्या है कि पिथौरागढ़ का जो पहाड़ी भाग है उसको हम सौर बोलते हैं, और जो मैदानी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, सैनी सौर बोलते हैं। तो ज़्यादा अंतर है नहीं, लेकिन अंतर भी है। ठीक। और हम जानते हैं कि पिथौरागढ़ का उपनाम, हम देखें दोस्तों, मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर के नाम से हम पिथौरागढ़ को ही जानते हैं, और दूसरा नाम कौन सा, सौर घाटी के नाम से हम पिथौरागढ़ को ही जानते हैं। और पिथौरागढ़ में एक हमारा प्रसिद्ध किला है दोस्तों, उस किले का नाम है कौन सा, सिमलगढ़। अब सिमलगढ़ के भी, सिमलगढ़ के अलावा भी इसका एक और नाम हमें देखने को मिलता है, वो है कौन सा, हमारा बावलीगढ़। अब देखिए बावलीगढ़, बावलीगढ़ या सिमलगढ़, जो सिमलगढ़ का जो नाम परिवर्तन किया वह रैमजे ने किया था, और रैमजे ने क्या नाम उसका रखा, तो लंदन फोर्ट इसका नाम रखा था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा भाई सिमलगढ़ का या नया नाम क्या है या अन्य नाम क्या है, तो हमारा कौन सा, लंदन फोर्ट है, और अन्य नाम उसका क्या, हमारा बावलीगढ़ है। अब एक और जान लेते हैं कि पिथौरागढ़ का जो गठन होता है दोस्तों, पता है कि 24 फरवरी 1960 को होता है। हालांकि 24 फरवरी 1960 को 3 हमारे प्रमुख जिलों का गठन होता है, वह हमारे ज़िले होते हैं। पहला तो हमारा कौन सा, उत्तरकाशी, दूसरा हमारा चमोली, तीसरा कौन सा, हमारा पिथौरागढ़। और जो पिथौरागढ़ ज़िले जो कट के बनता दोस्तों है, अल्मोड़ा से हम इसको काट के बनाते हैं। और हालांकि दोस्तों वर्तमान में बात करें तो अभी हमारा पिथौरागढ़ तो हमारा कुमाऊं मंडल में है, लेकिन अल्मोड़ा अब हमारे कौन सा, गैरसैंण मंडल में हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको आज मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में, आपको जो मैं डेली कभी कभी देता हूँ, कुछ अच्छे फैक्ट होते हैं तो मैंने आपको भेज दिया था टेलीग्राम पर। हाँ। और अब बात करते हैं कि हम पिथौरागढ़ के जो प्रमुख मंदिर हैं। देखिए हाल ही में मैं लॉकडाउन में इधर गया था विजिट पर, तो मैं प्रमुख सभी मंदिरों में गया था इधर। लेकिन हम बात करते हैं कि जो प्रमुख जो आसपास जो मंदिर है हमारे पिथौरागढ़ के, एक तो कौन सा, मोस्ट मानू मंदिर, यहीं पर ही हमारा मोस्ट मानू मेला भी लगता है। और दूसरा कौन सा, पशुपतिनाथ मंदिर। देखिए नेपाल के अलावा जो पशुपतिनाथ का जो हमारा मंदिर है वो हमारे कहाँ है, वह हमारे पिथौरागढ़ में है। और जो बिल्कुल मोस्ट मानू से लगभग शायद मैं कहूँगा कि आधा किलोमीटर आगे ही है, मतलब जब हम जाते हैं ना मोस्ट मानू की तरफ, तो उससे पहले हमारा पड़ जाता है कौन सा, पशुपतिनाथ का मंदिर। और दोस्तों इसके अलावा भी एक और जान लें कि कामाख्या मंदिर, वो भी हमारा पिथौरागढ़ में ही है, लेकिन कामाख्या मंदिर हमारे असम में भी है। ठीक। और एक और मंदिर है हमारा कौन सा, चंडाक मंदिर। तो 3 के 3 मंदिर हमारे आसपास है, मैंने आपको इसलिए देखा, वरना भाई मंदिर तो हम बहुत सारे हैं। ठीक। और उसके बाद दोस्तों एक और जान लेते हैं कि कुमाऊं का कश्मीर बोलते हैं हम किसको, चौखुटिया को। हालांकि बात थी किसकी, हम बात करते हैं पिथौरागढ़ के जो उपनाम थे छोटा कश्मीर, हम चौखुटिया को बोलते हैं कुमाऊं का कश्मीर। और दोस्तों पिथौरागढ़ में नदी बहती छोटी सी कौन सी, एक यक्षावती, आप उसको भी नोट कर लें। और छठा प्रश्न है कि भारत का कोलोराडो किसका उपनाम है। तो जो भारत का हमारा कोलोराडो जो नाम है दोस्तों, वह है हमारा किसका, सी ऋषिकेश का। हालांकि एक बार मैं ऋषिकेश के सारे आपको उपनाम बता चुका था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपका रिवीजन हो जाए, दोबारा मैंने आपको ये दे दिया है। देखिए बात करें कि हम जब व्याख्या करते हैं ना, तो जो भारत का कोलोराडो बोलते हैं हम बोलते हैं ऋषिकेश को, और भारत का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं दोस्तों हम किसको, देहरादून को। और भारत का एडिनबरा बोलते हैं हम किसको, वो है हमारा कौन सा, मंसूरी। और हम जो ऋषिकेश का आकार देखते हैं वो हमारा त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार का मतलब क्या है, क्योंकि जो हमारा ऋषिकेश है वो हमारे देहरादून और पौड़ी और टिहरी 3 जिलों में, 3 जिलों के हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब 3 जिले के हिस्से यहाँ पर लगते हैं, तो इसीलिए इसका इसका जो हमारा आकार है वो हमारा त्रिभुजाकार है। 7वां प्रश्न दोस्तों, कि टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा सी, 1950 में। अब व्याख्या करते हैं। देखिए कुछ हमारे यूनियन लिमिटेड बने थे, कौन से यूनियन लिमिटेड, हमारे वाहनों पर। तो थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए टिहरी गढ़वाल जो मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड था, उसकी स्थापना 1950 में होती है, और जिसका जो हमारा मुख्यालय था वो हमारे कहाँ था, ऋषिकेश में था। और उसके बाद हमारा कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है। उसके बाद नहीं, हालांकि तो पहले हो जाती, मैं तो
कहने मतलब जो सीरीज में चला है पर उसकी बात कर रहा हूँ। जो सबसे पहले वो हमारी स्थापना होती है वो हमारे कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है। वह होती है 1939 में होती है और जिसका हमारा मुख्यालय कहाँ था, हमारे काठगोदाम में था। हालांकि इसके जो महत्वपूर्ण जो कार्यालय बनाए जाते हैं, एक टनकपुर में और एक रामनगर में बनाया जाता है, लेकिन हमें जिसका मुख्यालय जानना है हमारा कहाँ है, काठगोदाम में है। और एक और महत्वपूर्ण कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब होती है, तो वो 1941 में होती है और जिसका जो मुख्यालय है हमारा वह कहाँ है, कण्व नगरी में है। देखिए कण्व नगरी में इसलिए बोल रहा हूँ, हम आप गर्व से बोलेंगे कि जो हमारा कोटद्वार था उसका नया नाम हमारा क्या है, हमारा कण्व नगरी है। और इसी के साथ हमारा इसका जो पुराना नाम हो गया हमारा क्या हो गया, वो कोटद्वार हो चुका है। और दोस्तों कोटद्वार का हालांकि पुराना नाम और थे, वो थे कूटदरा या कटदरा, हमें इसका नाम देखने को मिलता है, लेकिन अब हमें महत्वपूर्ण है कि कण्व नगरी। और बात करते हैं दोस्तों कि कुमाऊं आदर्श मोटर्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब होती है, तो यह स्थापना होती है हमारे 1964 में। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वह हमारे अल्मोड़ा के मौलेखाल में है, लेकिन स्थापना हमारे इसकी रामनगर में हुई थी। जब 1964 में इसकी स्थापना हुई थी ना, वह रामनगर में हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वह हमारे मौलेखाल में है। और अगला यहाँ से एक और प्रश्न है कि गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की जो हमारी स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1958 में हुई थी। और जो स्थापना हमारे होती है यह हमारे कहाँ होती है, तो रामनगर में होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग नोट करते हुए चलना। आठवां प्रश्न है कि पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ किसकी कविता है, तो बहुत महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों। थोड़ा बात कर लेते हैं किसकी है, तो जो हमारे बलवंत मनराल की है। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए व्याख्या है कि पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ जो कविता है बलवंत मनराल की है, वही बात आ गई। लेकिन जो बलवंत मनराल का जन्म होता है हमारे 1940 रानीखेत में होता है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इससे पहले मैं इसको दे चुका था, कोई नहीं, रिवीजन हो गया आपका। तो उत्तराखंड आंदोलन पर जो कविता लिखी थी इन्होंने, वह यही कविता थी, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। और जिन्होंने दोस्तों हमारे मुजफ्फरनगर कांड से व्यथित होकर एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था कतूरी मानसरोवर। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी नोट कर लें क्योंकि एक कुछ दिन पहले मैं आपको यह दे चुका था। आपका रिवीजन हो गया आज। उसका अगला प्रश्न है कि नवा बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का निर्माण कब हुआ, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बमोरी से लेकर जो अल्मोड़ा मार्ग का निर्माण है वह कब हुआ था, तो यह जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो होता कौन सा, सी 1850 में। अब व्याख्या कर लेते हैं। देखिए व्याख्या यह है कि बमौरी अल्मोड़ा मार्ग का निर्माण सितंबर 1850 में हुआ था। और इसके साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि नैनीताल जो नैनीताल है, खैरना नैनीताल का जो मार्ग का निर्माण हुआ था वह हमारे 1845 में हुआ था। ये सभी हम अजय राउत की जो बुक है वहाँ पर हमें ये फैक्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि ये बहुत सारी बुकों से हैं, एक मात्र बुक से नहीं है। और उसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है कि बागेश्वर में गोमती नदी पर जो पुल का निर्माण हुआ था वह हमारे 1848 में हुआ था। तो तीन तीन के तीन फैक्ट आप नोट कर लें। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चंदों के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल किसके समय को कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है हमारा कुमाऊं का स्वर्णिम काल, वह है कौन सा, हमारा जगत चंद। इसका सी आंसर सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आज हम चंदू वंश में 53वां राजा पढ़ रहे हैं इस सीरीज में, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे इसमें राजा कंप्लीट करा चुका हूँ, अब कुछ ही बचे हैं। उसके बाद पवार वंश इसमें शुरू होगा। तो हम बात करते हैं जब जगत चंद की, तो जगत चंद का जो हमारा कार्यकाल था वह 1708 से लेकर 1720 तक था। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों कार्यकाल भी आप लोग जान लें। इससे पहले हमने पढ़ा था ज्ञानचंद द्वितीय। और बात करते हैं कि हम जगत चंद की, तो जगत चंद के काल को इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल कहा गया है। और कुमाऊं में चंद वंश का स्वर्ण काल हमारे जगत चंद को ही कहा गया है। और जो प्रमुख कार्य थे इसके, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, इन्होंने जो जुए पर टैक्स लगाया था और उसके बाद इसने हमारे 1000 गाय दान की थी। और दोस्तों देखिए कुमाऊं का स्वर्णकाल जगत चंद, और इसके साथ साथ हमारे गढ़वाल का स्वर्णकाल बोलते हैं फतेहपति शाह के शासनकाल को। तो दोस्तों फतेहपति के शासनकाल को स्वर्णिम काल बोलते हैं और जगत चंद के काल को स्वर्णिम काल बोलते हैं ना, तो दोनों समकालीन थे आपस में। और फतेहपति के शासनकाल में ही हमारे जगत चंद ने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था।
लेकिन बाद में एक कहानी बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पर तो बताने का समय इतना है नहीं। तो पूरिया नैथानी द्वारा हमारे जगत चंद्र से श्रीनगर छीन लिया जाता है। तो चलो अलग चीज़ है, जगह हम पूरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य बोलते हैं ना, तो कभी बात करेंगे अगले उसमें। लेकिन जो इसका सेनापति था वो था हमारा कौन सा, सूर्य सिंह एरी। तो दोस्तों ये थे बहुत हमारे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों एक बार शेयर करते हुए, कमेंट करते हुए, लाइक करते हुए जरूर जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।